नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अनुराग गर्ग आज एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के 2 लेक्चर, और आपको पता होगा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने लिया था एरोमेटिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट करी थी। नाम था उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था और एक एग्जाम्पल भी उसका लिया था हम लोगों ने लास्ट में, तुम्हें याद होगा, नाइट्रेशन। ठीक है, वो पार्ट था लेक्चर 1 का। उसके बाद फिर हम आए थे लेक्चर 2 में, जिसमें हमने और कई सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी थी। जैसे तुम्हें याद होगा, एक हमने पढ़ा था फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसके बाद फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, देन फिर हमने लिया था हैलोजिनेशन, और उसके बाद फिर हमने लिया था सल्फोनेशन। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आज का टॉपिक है हमारा डाईएजोटाइजेशन। अब इस टॉपिक को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और फिर से इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाईएजोटाइजेशन। देखिए क्या होता है, ये जो कंपाउंड होता है बेंजीन पर NH2 ग्रुप है, इस कंपाउंड का नेम होता है एनिलीन। ठीक है, जब एनिलीन का रिएक्शन Na-Na2 से करते हैं, साथ में HCl भी लेते हैं, और टेम्परेचर रेंज होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मीन्स ये जो रिएक्शन होता है वो लो टेम्परेचर पर रखते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर क्यों रखा जाता है, अभी हम बात करेंगे। तो एनिलीन Na-Na2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये कंपाउंड बनाता है, और इसका मैकेनिज्म तुम लोगों ने वैसे पढ़ा भी होगा। 1 डिग्री अमाइन की ये जो रिएक्शंस होती है RNH2 एमीन में, तुम लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो RNH2 की रिएक्शन जब Na-Na2 से करते हैं तो उसी टाइप का ये मैकेनिज्म रहता है। मीन्स एनिलीन के केस में भी ये बनता है और 1 डिग्री अमाइन के केस में भी ये बनता है। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि अगर एलिफेटिक अमाइन है तो उस केस में RNH2 जो आयन होता है इसका नेम होता है एल्काइल डाइज़ोनियम आयन। ठीक है, ये जो आयन होता है ये एक लेस स्टेबल आयन होता है, जिसमें से N2 रिलीज हो जाता है, से बनता है R+। ये R+ एक कार्बोकैटायन होता है जिस पर वाटर की रिएक्शन से बनता है फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल। तो अगर रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन से हम करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। अब देखिए बस फर्क इतना सा है कि अगर एनिलीन लिया जाए और सेम यही रिएजेंट लें, बस टेम्परेचर रेंज ये होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में बनता है बेंजीन N2 को बोलते हैं डाईएजो ग्रुप, और डाईएजो पे चार्ज क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, तो इसको कहा जाता है डाईएजोनियम आयन। और चूंकि इस आयन से Cl- भी अटैच्ड है तो उसको कहा जाता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एरोमेटिक अमाइन का रिएक्शन इससे करें तो बनता है कंपाउंड बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और अगर एलिफेटिक अमाइन का रिएक्शन करें तो बनता है इसमें अल्कोहल। हाँ, अब जब हम बात कर रहे थे टेम्परेचर रेंज की, मैंने कहा था कि जो टेम्परेचर रेंज है वो मीन्स लेस टेम्परेचर कम होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। रीजन क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां से N2 रिलीज हो जाता है, N2 रिलीज होगा और बेंजीन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। तो चूंकि इस कंपाउंड को बनाना है, ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, ये याद रखिएगा, ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। इससे हम कई सारे टाइप की रिएक्शंस करवा सकते हैं, कई सारे टाइप के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं ये तो अभी हम बात करेंगे। तो बस अभी इतना सा इसमें याद रखना है कि अगर एरोमेटिक अमाइन का रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बस यही इसका फॉर्मेशन है, और कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये याद रखो 1 डिग्री अमाइन है तो कंपाउंड क्या बनता है, अल्कोहल। ठीक है, चलो ठीक, ये तो हुआ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। अब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्या होता है, इसकी अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइज़ोनियम क्लोराइड, मीन्स ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की ही हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, इस केस में हमने यहां पर ये कंपाउंड लिखा बेंजीन
डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब इसके कई सारे कंपाउंड्स के साथ हमने रिएक्शंस करवा रखी है और मैं ये चाहूंगा कि इन रिएक्शंस को आप एज इट इज याद कर लें। इसमें ज्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है, ऐसी कोई जरूरत कभी आपको नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली बस ये रिएक्शंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम वाटर से करें तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पर अटैक करके N2 को यहां से लीव कर देता है, देन H+ लीव होगा। तो कुल मिलाकर बेंजीन से एड्रेस कौन होता है? OH। तो इससे कंपाउंड बनता है फिनॉल, ये आपको याद रखना है। तो अगर फिनॉल बनाना है तो हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वाटर से रिएक्शन करवाकर, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है कि अगर हम इसी कंपाउंड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से कराएं, ETOH, दैट इज इथाइल अल्कोहल, तो इसमें याद रखिएगा इस केस में कंपाउंड बनता है बेंजीन। तो ये बेंजीन बनाने का मेथड हुआ, ठीक है। इसके बाद की जो 3 रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नेम रिएक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, नेक्स्ट हमने रिएक्शन करवाई CuCl के साथ, और अगर यहां पर क्लोरीन है तो इसी का हाइड्रोजन हैलाइड HCl, तो रिएक्शन करवाते हैं CuCl के साथ, प्लस साथ में क्या लेते हैं? HCl। तो यहां पर N2Cl लीव करेगा और बेंजीन से कौन ऐड हो जाता है? Cl। कंपाउंड बनता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो अगर CuCl लिया है तो साथ में क्या लेना होगा? HCl से कंपाउंड क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। इसी टाइप से अगर CuBr ले लें और साथ में इसी का हैलाइड HBr ले लें तो इस केस में कंपाउंड बनता है ब्रोमोबेंजीन। आधी बात समझ? और इसी टाइप से अगर CuCN के साथ HCN ले लें तो इस केस में कंपाउंड बनता है साइनोबेंजीन, और इस साइनोबेंजीन का एक नाम और होता है बेंजोनाइट्राइल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो याद रखो, इस केस में तो क्लोरोबेंजीन, इस केस में ब्रोमोबेंजीन और इस केस में साइनोबेंजीन बनता है। और ये जो तीनों रिएक्शंस होती है इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है और फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। डायरेक्टली रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली आपसे कहा जाए व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, तो सीधा याद होना चाहिए कौन सा रिएक्टेंट, कौन? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब बात यह है कि इसको बनाना क्या है। अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो CuCl ले लेंगे, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr ले लेंगे, और साइनोबेंजीन बनाना है तो CuCN ले लेंगे। साथ में करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड भी हम ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन होती है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर? और आगे चले तो देखो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं। यहां पर हमने क्यूपस हैलाइड लिया था, अब यहां हम सिर्फ कॉपर लें, कॉपर विद HCl, तो इस केस में बनता है क्लोरोबेंजीन। Cu प्लस HCl से बनेगा क्लोरोबेंजीन, और Cu प्लस HBr ले तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। इट मीन्स क्लोरोबेंजीन बनाने की यहां पर 2 रिएक्शन होगी। क्लोरोबेंजीन बनाने की यहां पर 2 रिएक्शन होगी। कौन कौन सी रिएक्शन? अच्छा, इसको कहा जाता है गेटरमान रिएक्शन, याद रखिएगा, गेटरमान रिएक्शन। तो Cu प्लस HCl तो बना क्लोरोबेंजीन, Cu प्लस HBr तो बना ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमान रिएक्शन। इसी तरह से ब्रोमोबेंजीन बनाने की भी 2 रिएक्शन, कौन कौन सी? एक तो वही सैंडमेयर रिएक्शन और एक गेटरमान रिएक्शन। इन दोनों से हम क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। और तुम्हें याद होगा लास्ट लेक्चर में भी हमने एक ऐसा कंपाउंड था जिससे हमने क्लोरोबेंजीन भी बनाया था और ब्रोमोबेंजीन बनाया था। पता है ये कौन सी रिएक्शन थी? वो सोचिए कौन सी रिएक्शन थी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, वो थी बेंजीन का हैलोजिनेशन। याद आ रहा है? बेंजीन का रिएक्शन करिए क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कंपाउंड बनता था क्लोरोबेंजीन। तो कहने का मतलब क्लोरोबेंजीन बनाने की हम लोग 3 रिएक्शंस की बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए और आगे याद रखिएगा, एक ये रिएक्शन भी होता है HbF4। HbF4 की रिएक्शन कर रहे हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, तो इस केस में कंपाउंड बनता है फ्लोरोबेंजीन। याद रखिएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसी टाइप से अगर Ki से रिएक्शन कराएं, पोटेशियम एडर से अगर हम रिएक्शन कराएं तो इस केस में बनता है आयोडोबेंजीन, ठीक है। और एक रिएक्शन और H3PO2।
H3PO2 से अगर हम रिएक्शन कराएं बेंजीन डाइजीन क्लोराइड की, तो इससे भी बनता है बेंजीन। इट मींस इस कंपाउंड से अगर बेंजीन बनाना है तो दो रिएक्शन हमारे यहाँ पर हमारे पास है। एक तो रिएक्शन हम कराएं इथाइल अल्कोहल के साथ, इससे भी बेंजीन बन रहा है, और H3PO2 के साथ करें उससे भी बेंजीन ही बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल कंपाउंड है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। इससे हम कई सारे टाइप के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक तो इसका ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैंडमेयर रिएक्शन, और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको याद होना ही चाहिए। तो एक तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हुई बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की। एक इसी की और रिएक्शंस आती है, उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस ऑफ डाइजीनियम क्लोराइड। अब कपलिंग का मतलब क्या होता है? यहां पर कपलिंग होती है, मींस टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कपल बनाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है कपलिंग रिएक्शन। तो देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एक एक रिएक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन इसमें है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन। अगर हम बेंजीन से करें, सिंपल बेंजीन से करें, तो यहां पर किसी भी एक पोजीशन से Cl हटेगा, और ये जो अच्छा एक चीज और है समझना, हमने यहां पर बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को ऐसे लिखा था N ट्रिपल बॉन्ड N, और पॉजिटिव चार्ज इस वाले N पर लिखा था। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्यों? देखो जैसे हमने इसको ऐसे लिखा, तो यहां पर N के पास में क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है, या सुनो। और यहां पर इस N के पास क्या प्रेजेंट है? एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल है। तो सोचिए इस वाले N के पास वैकेंट ऑर्बिटल और इसके पास एक लोन पेयर है, तो बताइए क्या होगा? यहां पर आपने पढ़ा हुआ जीओसी के अंदर, अब यहां पर क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगी, ये अपना लोन पेयर देकर पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ऑलरेडी यहां पर डबल बॉन्ड तो है ही सी, एक पाई बॉन्ड और बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बना, और ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद अब ये प्लस चार्ज इस पे ना होकर इस पे प्लस आ जाएगा। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये एक दूसरे के आरएस है, याद रखिएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तुमसे ये कहा जाए बताइए ये ज्यादा स्टेबल कि ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, तो याद रखिएगा ये ज्यादा स्टेबल। रीजन यहां पर सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि यहां पर इस एन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां इसका इनकम्प्लीट जबकि यहां पर इसका कंप्लीट है, इसलिए ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, हमने यहां पर ये लिखा। अब इसके रिएक्शन अगर हम बेंजीन से कराएं तो बस यहां पर ये कंपाउंड बनता है C6H5 N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड अगेन बेंजीन। याद रखिएगा इसको बोलते हैं एजो बेंजीन। N डबल बॉन्ड N को कहा जाता है एजो ग्रुप, क्योंकि दोनों तरफ बेंजीन है तो बोला एजो बेंजीन। ये डाई होती है, कलरफुल डाई होती है ये। अब इसमें आपको याद रखना है कि किस डाई का कौन सा कलर होता है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो अगर एजो बेंजीन है तो कौन सा? येलो ब्राउन कलर की ये डाई होती है। ठीक है, इसी के बाद अब यहां पर फिनॉल लेते हैं। अब सोचिएगा, अब ये एक चीज में याद रखना, अगर हम फिनॉल ले रहे हैं तो पीएच लेवल इसमें होता है, पीएच लेवल यहां पर बेसिक मीडियम लेते हैं, ये होता है 7 to 8। याद रखना, अगर फिनॉल सिलेक्शन करेंगे तो पीएच लेवल होता है 7 to 8, मतलब माइल्ड बेसिक मीडियम। और अगर एनिलीन से रिएक्शन करते हैं तो पीएच लेवल होता है 4 to 5, मतलब इसकी रिएक्शन माइल्ड एसिडिक मीडियम में और इसकी रिएक्शन माइल्ड बेसिक मीडियम में कराते हैं। तो यहां पर OH की पैरा पोजीशन पर, OH की पैरा पोजीशन पर कपलिंग होती है, याद रखना। तो पैरा पोजीशन से फिनॉल इससे कंबाइन होकर कपल बनाता है, इसका नेम होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट देखो एजो बेंजीन तो है ही सी। अब एजो बेंजीन को अगर हम रेफरेंस लें तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर कौन है? OH, तो इसको कहा जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और याद रखना ये होता है ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर डाई होती है ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, आगे चले। रिएक्शन करेगी विद एनिलीन, एनिलीन से करेंगे तो इसकी भी कौन सी पोजीशन? पैरा पोजीशन से ही कपलिंग होगा, तो पैरा पोजीशन से ये कपल होगा, कपलिंग रिएक्शन होगी। अब चूंकि यहाँ पर OH था तो हमने बोला था हाइड्रोक्सी, यहाँ पर NH2 है तो इसको कहा जाएगा पैरा अमीनो, पैरा अमीनो एजो बेंजीन इसको
कहेंगे। और याद रखना ये होता है, नेम तो ये हो ही गया, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये येलो कलर डाई होता है, येलो कलर। ठीक है, चलो और आगे चलें। नेक्स्ट ये मॉलिक्यूल, इसका नेम हमने बोला था एनिलीन, तो इसका नेम क्या होगा, N, डाई मिथाइल एनिलीन, इसको हम बोल सकते हैं N, डाई मिथाइल एनिलीन की रिएक्शन अगर कराएंगे सेम वही पैरा पोजीशन पर ही कपलिंग होगा, ये कंपाउंड बनता है। क्या नेम हो जाएगा इसका, बस वही नाम बता दीजिए, N डाई मिथाइल एमिनो एजोबेंजीन, ये इसका नेम हो जाएगा। और ये एक बटर येलो कलर का डाई होता है, कौन सा कलर, बटर येलो कलर का डाई होता है। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट इज दिस वन, इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थोल, नथलीन होता है। नथलीन की ये पोजीशन कौन सी, अल्फा, और ये कौन सी, बीटा, बीटा पर OH है तो उसको कहते हैं बीटा नेफ्थोल। तो इसमें याद रखिएगा, अगर बीटा नेफ्थोल से रिएक्शन करते हैं तो कपलिंग इसकी ऑर्थो पोजीशन पर होता है, यहां पर अल्फा पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर कपलिंग होता है। तो यहां से ये एजो ग्रुप इस टाइप से जुड़ जाता है और ये होता है ऑरेंज रेड डाई होता है, ये कंपाउंड ऑरेंज रेड डाई होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर सपोज OH फर्स्ट पोजीशन पर है, मतलब अल्फा पोजीशन पर है, तो कपलिंग होता है इसकी पैरा पोजीशन पर, ये याद रखिएगा, पैरा पोजीशन पर बस बेंजीन डाइजोनियम ऐड हो जाता है। और याद रखना ये होता है रेड कलर डाई होता है, ये वाला ऑरेंज रेड डाई और ये रेड डाई होता है। तो कहने का मतलब ये, तो इसके सिंपल रिएक्शंस हैं जिससे हम कई सारे टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं, और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कपलिंग रिएक्शंस हैं जिससे हम डिफरेंट कलर की डाई बना सकते हैं। इसमें तुम्हें बस ये याद रखना है कि किस डाई का कौन सा कलर होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस वाले पार्ट में हमने ये टॉपिक कंप्लीट करा। कौन सा टॉपिक था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेंगे वो होगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन अब है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहते हैं SNAR, SNAR भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है ये रिएक्शन, तो देखिएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा CH3CH2Cl, this compound is ethyl chloride. When this compound reacts with aqueous KOH, इस रिएक्शन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले, तो जरा बताइए इसमें क्या कंपाउंड बनेगा और इस रिएक्शन का टाइप क्या होगा, बताइए। तो देखिए तुम्हें पता होगा इस केस में यहां पे कंपाउंड बनेगा CH3CH2OH, ये होगा इथाइल अल्कोहल, और इस रिएक्शन का जो टाइप होगा वो होगा SN2 रिएक्शन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस के बेस से कराया, कंपाउंड बना इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन का टाइप SN2। चलिए ठीक है, अब इथाइल क्लोराइड की जगह अगर हम विनाइल क्लोराइड ले लें और इसी के रिएक्शन हम एक्वस KOH के साथ कराएं, तो जरा बताइए क्या कंपाउंड बनेगा, सोच के बताइएगा। इस केस में यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले कंपाउंड की हम बात करें, बेंजीन पर CH2 है और उस पर Cl है, इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, ये कंपाउंड होगा। ठीक है, मान लिया इसके रिएक्शन हम एक्वस KOH से कराएं, तो जरा बताइए क्या होगा। एक्वस KOH का मतलब अगेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस CH2 पर अटैक करेगा और यहां से Cl माइनस को रिलीज कर देगा। तो इस केस में प्रोडक्ट बनता है, अगेन ये लिखा CH2OH, तो इसका नेम था बेंजाइल क्लोराइड, इसका नेम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। आपसे फिर कहा जाए बताइए इसका रिएक्शन का टाइप कैसा, तो देखो Cl को रिप्लेस करके कौन आया, OH आया, OH माइनस आया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, और किस टाइप का है, SN2 टाइप का है। तो इस रिएक्शन का टाइप भी होगा SN2 होगा, ये भी SN2, ये भी SN2। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, तो यहां पे देखो अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम एक्वस KOH से कराएं, किससे कराएं,
एक्वस केस से कराएं तो इस केस में फिर देखा जाता है अगेन नो रिएक्शन। तो बात ये है, क्वेश्चन ये आता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर क्लोरीन है, जैसे यहां पर ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, इस पर Cl है, और यहां पर भी ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, इस पर Cl है, तो इस टाइप के रिएक्शन शो नहीं कर, इस टाइप के कंपाउंड रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं। क्यों? तो इसका आंसर ये है कि यहां पर ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं, और ये 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा। तो कॉन्जुगेशन में होगा तो रेजोनेंस होगा। तो बताइए रेजोनेंस कैसे होगा? यहां पर ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इस तरफ डीलोकलाइज होगा। तो कहने का मतलब जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक्चुअल में वो सिंगल बॉन्ड ना होकर वो कैसा होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्योंकि आरएस बन रहा है तो हम कहेंगे परफेक्टली डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, हाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। इस बॉन्ड में कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो उससे क्या होगा? इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। इसलिए यही रीजन है कि ये कंपाउंड इस टाइप की रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। और सेम यही लॉजिक यहां पर भी लगेगा इस वाले में। यहां पर भी क्लोरीन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये सिंगल बॉन्ड में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड तो है ही सही, एक बॉन्ड और बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो उसके बनने से क्या होगा? इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। आई बात समझ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप के कंपाउंड तो SN2 शो कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के कंपाउंड SN2 शो नहीं कर सकते। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यही क्लोरोबेंजीन को हमने यहां पर ऐसे लिख सकते हैं वर्टिकली, ठीक है, और इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगाया, ठीक है, ये कंपाउंड हमने बनाया। इसको नेम क्या दिया हमने बोला पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन अब एक्वस के बेस से करा तो सोच के बताइए क्या कंपाउंड बनेगा? लगाइए लॉजिक। जब इसका रिएक्शन इससे करा तो इस केस में देखा गया कि यहां पे कंपाउंड बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये वो कंपाउंड इसमें बना। तो अब हम इस रिएक्शन को इससे कंपेयर करें कि यहां तो रिएक्शन हो नहीं रहा था, जब इसकी पैरा पोजीशन पर हमने ऐसे नाइट्रो लगाया, नाइट्रो का मतलब कौन सा ग्रुप? -M वाला ग्रुप। इसका इफेक्ट कौन सा होता है? NO2 ग्रुप का इफेक्ट कौन सा होता है? -M, म्यूसिमेरिक इफेक्ट, विड्रोइंग ग्रुप है। तो कहने का मतलब पैरा पोजीशन पर अगर विड्रोइंग ग्रुप है तो फिर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल K+OH- इस C पर अटैक करके Cl को रिप्लेस कर देता है, ये बन जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर नाइट्रो नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो पाती है, बट अगर नाइट्रो है तो रिएक्शन हो जाती है। तो नाइट्रो के आने से ऐसा क्या हो जाता है? तो उसका रीजन क्या है? ये इसका रीजन रहा। तो इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म रहा। बताइए कैसे सोल्व करेंगे इस मैकेनिज्म को? अब देखो, तो देखो यहां पर ये क्लोरीन, ठीक है, इस कार्बन पर सबसे पहले किसका अटैक होगा? इस वाले कार्बन पर। किस कार्बन पर? जिस पर क्लोरीन अटैच्ड है। OH- का अटैक इस कार्बन पर होगा। चलिए, इस कार्बन पर अटैक हुआ तो इस कार्बन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, बिकॉज इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसीज कंप्लीट हैं। तो जब एक बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली एक बॉन्ड ब्रेक भी होना चाहिए। तो बॉन्ड तो वही ब्रेक होगा जो वीक बॉन्ड होगा। तो बताइए इस कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड? वीक बॉन्ड। तो क्लियर कट है कि यहां पर ये जो पाई बॉन्ड होगा यही पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा, तो यही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? ये OH- इलेक्ट्रॉन लेकर यहां टेक करा तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इसी कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां शिफ्ट हुआ तो इस वाले C से अटैच्ड कौन हुआ? इस वाले C से अटैच्ड हुआ OH, और इस वाले C पे चार्ज क्या आया? माइनस। तो यहां पे चार्ज आया माइनस, इस पोजीशन पे चार्ज आया माइनस। देखो, अब ये एक तरह का सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, बस फर्क ये है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव एक स्टेबल एनायन होगा। रीजन अगेन रेजोनेंस। देखो, ये माइनस चार्ज इन दोनों पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, और अगर कॉन्जुगेशन में है तो डेफिनेटली रेजोनेंस होगा। तो नेक्स्ट RS कैसे बनेगा? बताइए,
ये नेगेटिव का मतलब इस वाले सी के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होंगे, कॉन्जुगेशन में होगा तो ये लोन पेयर चेंज होगा पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा पैरा पोजीशन पर। तो पैरा पे चार्ज आया माइनस, मतलब पैरा पे क्या आ गया, वो लोन पेयर पैरा पर आ गया, और यहां पर क्या बना, पाई बॉन्ड। बाकी ये पाई बॉन्ड और ये तो एज इट इज रहेंगे। अब नेक्स्ट आरएस फिर बना सकते हैं, वो क्या, ये नेगेटिव चार्ज मतलब ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो फिर आरएस बनेगा। कैसे बनेगा, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड वापस यहां आ जाएगा एज ए लोन पेयर। तो नेक्स्ट आरएस क्या बनेगा, ये साइन किसका है, रेजोनेंस का साइन है, तो यहां पर होगा चार्ज माइनस और ये बनेगा डबल। तो कहने का मतलब मैं जो कहना चाह रहा था कि ये वाला जो एनायन होगा ये स्टेबल होगा जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये इसके 3 आरएस होंगे। और फाइनली क्या होगा, फिर ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये अल्टीमेटली पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर यहां से Cl को एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर देगा। तो Cl यहां से गया और रहा कौन, OH, तो OH आ जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसी को बोलते हैं SNAR, मीन्स एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर रहा है। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो रेट किस पर डिपेंड करेगा, इस आयन की स्टेबिलिटी पर, और इस आयन की जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, इस वाले ग्रुप पर। एक सेकेंड, और यहां पर हम एक मिस्टेक कर गए हैं, यहां पर पैरा पे कौन था, नाइट्रो ग्रुप था, तो इन सभी पर यहां पे कौन प्रेजेंट होगा, नाइट्रो, इसमें भी यहां पे नाइट्रो, और इसमें भी यहां पे नाइट्रो ग्रुप होगा, और इसमें भी यहां पे नाइट्रो ग्रुप होगा। आई बात समझ में। तो देखो फिर से कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज पैरा पर आया है यहां पर, ये नेगेटिव इधर भी इनके भी कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये NO2 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं NO2 को, कैसे, N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यही होता है नाइट्रो का स्ट्रक्चर। तो देखो ये माइनस चार्ज यहां पर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये 3 आरएस तो बनेंगे से, एक आरएस और बनेगा, कौन सा, ये माइनस चार्ज यहां पाई में चेंज हो जाए और ये पाई बॉन्ड ऊपर आ जाए एज ए नेगेटिव। तो कहने का मतलब पैरा पर नाइट्रो है तो ये इस एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो जितना स्टेबल ये एनाइन होगा रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। आई बात समझ। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है जो एरोमेटिक रिंग में हो रही है इसी को बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SNAR। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज रेट ऑफ SNAR किस पर डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ SNAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही SNAR का रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है, इन पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। याद रखना, क्या आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रॉब्लम 1, क्या दे रखी है प्रॉब्लम 1, कंपेयर द रेट ऑफ SNAR इन फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड नंबर A, कंपाउंड नंबर B एंड कंपाउंड नंबर C। बताइए सभी पर क्लोरो है, क्लोरो है, क्लोरो है, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो एंड पैरा डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो बताइए यहां पर NO2 पैरा पर है तो इसका इफेक्ट कौन सा होगा, सिर्फ एक अकेला -M लगेगा। ठीक है, यहां पर पैरा पर नाइट्रो है तो इसका इफेक्ट -M, ऑर्थो पर भी NO2 है तो इसका भी इफेक्ट -M, मतलब डबल -M इफेक्ट है, डबल विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, और जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही इसका रेट बढ़ेगा। और यहां पर तो 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, 2 ऑर्थो पे और एक पैरा पर, तो तीनों का इफेक्ट कौन सा होगा, ट्रिपल -M इफेक्ट लगेगा, 3 गुना -M इफेक्ट लगेगा। आई बात समझ में, इसलिए इसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, याद रखना। तो इन तीनों में आंसर हो जाएगा CBA। ओके, चलो ठीक है, मान लिया। अब यहां पर नेक्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, इसमें भी यहां पर हम सभी पर क्या लगा दे, पैरा पर नाइट्रो लिखा, यहां पर भी नाइट्रो लिखा, और इसमें यहां पर भी नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तो क्या नेमिंग होगी,
पैरानाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन। अब इसमें बताना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये वाला, बोलिए किसका रेट ज्यादा होगा, SNAR किसमें ज्यादा होगा। तो इसमें याद रखना, यहां पे इसका आंसर होगा ABC, ये आंसर होगा। ऐसा क्यों बताइए। देखो रीजन ये है कि इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो कहां अटैक करेगा। चलो ठीक है, मैं इस रिंग को हटाकर यहां पर पाई बॉन्ड बना देता हूं। ये मैंने पाई बॉन्ड बना दिया। चलो इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं यहां पर। यहां पे अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का, तो बताइए क्या होगा। यहां पे कौन F, यहां पे कौन NU। अटैक हम किसका करवा रहे हैं, NU माइनस का। कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां हो रहा है तो इस पे चार्ज क्या होगा, माइनस। तो अगर F है तो यहां पर F होगा, अगर Cl है तो यहां Cl, और अगर Br है तो यहां पर Br हो जाएगा। बताइए कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखो फ्लोरीन वाला आयन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, बिकॉज फ्लोरीन का यहां पर इफेक्ट कौन सा लग रहा है, -I इफेक्ट, और फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा होता है। तो ये फ्लोरीन इस एनाइन को मोर स्टेबल बनाए रखेगा, ज्यादा स्टेबल बनाए रखेगा, इसलिए फ्लोरो के केस की रेट सबसे ज्यादा होगी, याद रखना। ठीक है, जनरली यहां पर हम एक कंफ्यूजन हमें रहता है, एक मिस्टेक हम क्या करते हैं, कभी भी FCl Br की हमसे बात करी जाए रेट की, तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी से बात करते हैं। ठीक है भाई, ब्रोमीन की, कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो भाई इस रिएक्शन का RDS, इस बॉन्ड का ब्रेक होना नहीं है। इस रिएक्शन का RDS यहां से देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही इसका RDS होगा। ये फर्स्ट स्टेप, बाकी यहां से यहां तक तो रेजोनेंस है, और इसके बाद इसका बनना ये सेकंड स्टेप, और ये स्टेप कौन सी होगी, ये फास्ट स्टेप होगी। कौन सी स्टेप, फास्ट स्टेप। तो फास्ट स्टेप में हो क्या रहा है, कार्बन का और क्लोरीन का, मतलब यूं कहें कि कार्बन का और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये तो फास्ट स्टेप है भाई, और फास्ट स्टेप RDS नहीं होता है। तो याद रखो इस वाले केस में हम कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ से कंपेयर नहीं करेंगे, इस एनाइन की स्टेबिलिटी से कंपेयर करेंगे। तो याद रखो फ्लोरीन के केस में ये एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर यहां पे हम क्लोरीन लगा दें तो कम स्टेबल हो जाएगा, और यहां पर ब्रोमीन लगा दें तो और ये माइनस कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेट इसका, उससे कम ये, और सबसे कम उसका हो जाएगा। अब इसके बाद इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा बताइए, इस केस में आपको ये दे रखा है, फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है और NO2 यहाँ पर है, तो बताइए Na+OET दे रखा है, सोडियम इथोक्साइड। तो सिंपली क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OET है, बताइए क्या कंपाउंड बनेगा, बना सकते हैं। इस केस में यहाँ पर क्या बनाएंगे, बेंजीन हमने लिखा, यहाँ पे लिखा OET, और यहाँ पे कौन होगा, NO2 होगा। ठीक है, अच्छा OET की जगह OCH3 दे रखा हो तो OCH3 लगा दो, सब एक जैसी रिएक्शन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहां पर हो जाएगा OCH3 और इसका आंसर यहां पर NO2 हो जाएगा। और अगर KOH दे रखा है तो OH लगा दो, यहां लिखा OH और यहां पे NO2। ठीक है, और याद रखो इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और आता है, देखो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम नंबर 3। देखो तुम्हें यहां पर दे रखा है फ्लोरीन, यहां दे रखा है Cl और यहां लिखा हुआ है NO2। रिएक्शन कराना है NaOET से। अब बताइए, यहां पैरा नाइट्रो है, अच्छा यहां तो नाइट्रो है, यहां F और यहां Cl, तो बताइए कौन रिप्लेस होगा, OET माइनस से रिप्लेस कौन होगा, F या Cl, बताइए। तो इस केस में देखो NO2 का माइनस है, NO2 के रेस्पेक्ट में पैरा पे कौन है, फ्लोरो है, तो NO2 का माइनस M इफेक्ट कहां लगेगा, पैरा पर, लेकिन इसका यहां पे क्या लगेगा, -I, ये मेटा है एक तरह से। नाइट्रो को अगर हम रेफरेंस माने
तो नाइट्रो को रेफरेंस बना तो इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा और ये पोजीशन मेटा। मेटा पे क्या लगेगा -i और पैरा पे क्या लगेगा -m। और कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा -m। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक F पर होगा और यहां से ये रिप्लेस हो जाएगा, से बनेगा OET Cl एज इट इज और यहां पर NO2 एज इट इज रहेगा। आई बात समझ में? एक और दे रहा हूं क्वेश्चन, एक यहां पर और कंपेयर रेट, ठीक है। तुम्हें दे रखा है ClNO2 और एक दे रखा है ClNO2, इन दोनों में कंपेयर करना है। बताइए, अगर ये आपने कंपेयर कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर इस NO2 का सोचिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पर होगा तो माइनस कहां पर आएगा, यहां माइनस आया, फिर वो माइनस रेजोनेंस करके कहां जाएगा, यहां पर आएगा, पैरा पर आएगा और वो माइनस फिर इस NO2 के कॉन्जुगेशन में होगा। लेकिन यहां अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो तो माइनस कहां पर आएगा, यहां पे, और फिर वो माइनस इसके कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस NO2 का यहां इफेक्ट कौन सा लग रहा है, -m। यहां इसका इफेक्ट क्या कंसिडर करेंगे, -m। जबकि नाइट्रो के मेटा पर Cl है तो NO2 का क्या इफेक्ट लेके चलेंगे, -i इफेक्ट। तो जरा बताइए, -m और -m है, डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा, -m, और इसीलिए इसका रेट ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट करा SNAR। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। हाँ तो बच्चों, अभी हमने कंप्लीट करा SNAR रिएक्शन। अब देखिए इसके बाद के कुछ रिएक्शंस हम लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कुछ सेलेक्टेड रिएक्शंस है एरोमेटिक की। जैसे फर्स्ट इसमें रिएक्शन हमने लिया डाउ प्रोसेस। अब यहां पर देखो, एक तो होता है डाउ प्रोसेस और एक होता है राशिंग प्रोसेस। ये दोनों रिएक्शन फिनॉल बनाने की रिएक्शंस है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब फर्स्ट डाउ प्रोसेस, ये क्या होता है देखो। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करते हैं KOH के साथ, ठीक है। इट वेरी हाई टेम्परेचर, कितना होता है, अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर पर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है OH-, क्या लिखा, K+ एंड OH-, तो OH- यहां पर अटैक करके Cl को रिप्लेस कर देता है, से कंपाउंड बनता है फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसी तरह का एक रिएक्शन और होता है जिसको बोलते हैं हम राशिंग प्रोसेस, ठीक है। तो राशिंग प्रोसेस में क्या होता है, सेम यही कंपाउंड लिया जाता है क्लोरोबेंजीन, बस यहां पर फर्क इतना सा है कि यहां पर हम स्टीम लेते हैं, मतलब रिएक्शन हम बेसिकली वाटर से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका। टेम्परेचर रेंज होता है अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और प्रेशर देते हैं अराउंड 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो क्लोरोबेंजीन से बनता है फिनॉल। तो याद रखिएगा, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये फिनॉल बनाने की रिएक्शन है, ठीक है। और अभी आपने देखा था कि फिनॉल को हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, याद होगा, वाटर से रिएक्शन करके भी हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो हुआ फिनॉल को बनाने का रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड नंबर रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ टोल्यूइन। टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है एटार्ड रिएक्शन और सेकंड मेथड होता है ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब एसिडिक K2Cr2O7 वगैरह से हम इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। देखो क्या है, टोल्यूइन का रिएक्शन हम पहले करते हैं। एटार्ड रिएक्शन क्या है, एटार्ड को समझना, अगर बेंजीन से अगर CH3 है, मींस कंपाउंड क्या हुआ, टोल्यूइन हुआ, की रिएक्शन करवाते हैं CrO2Cl2 से। दिस कंपाउंड इज क्रोमाइल क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन से पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, याद रखिएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी फर्दर रिएक्शन कराने से यहां पर CHO ग्रुप बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो CH3 ग्रुप होता है डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होता है इनटू CHO ग्रुप। इट मींस दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ
बेंच एल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? बेंच एल्डिहाइड। अब इसका डिटेल मैकेनिज्म में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कभी भी इसके मैकेनिज्म पर क्वेश्चन कभी आए। डायरेक्टली आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे चले। अब देखो अब क्या फर्क है। अगर सपोज बेंजीन से हम कार्बन चेन का साइज बढ़ाते चले जाए, यहां पर 1 कार्बन था और हमने यहां पर 1 कार्बन और बढ़ा दिया और यही रिएक्शन फिर से इससे करा, तो याद रखना जो टर्मिनल कार्बन होगा उसी का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होगा। ये याद रखना, टर्मिनल कार्बन ही एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो इस केस में फाइनली प्रोडक्ट बनता है, ये लिखा बेंजीन के बाद CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O। ये याद रखिएगा। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है मतलब जो बेंजाइलिक कार्बन है हम उसको ऑक्सीडाइज करें ना, जो टर्मिनल कार्बन होगा बस वही एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, तो टोल्यूइन लिया तो कंपाउंड बनेगा बेंजल्डिहाइड। और अगर हम इथाइल बेंजीन का रिएक्शन करें तो ये कंपाउंड बनता है। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बताइए इस कंपाउंड का अगर आपसे नेम कहा जाए, इसका नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम बताइए इस कंपाउंड का, सोच के बताइए। देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? हो सकता है आप में से कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो देखिए जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, साइड चेन से अटैच्ड है। तो जो साइड चेन होगी वही साइड चेन को हम पेरेंट चेन मानेंगे और बेंजीन को मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होगा तब इसको हम कहेंगे फिनाइल। तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2 कार्बन और 2 नंबर से अटैच कौन है? फिनाइल। तो ये कहा जाएगा 2 फिनाइल इथेन। और इथेन में क्या लगा देंगे? अल, AL। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? AL, अल। तो नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनल। याद रखना। ठीक है, चलो तो ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन बाय एटार्ड रिएक्शन। अब इसी का सेकेंड टाइप और है, वो है ऑक्सीडेशन बाय एसिडिक K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। टेम्परेचर भी होता है यहां पर। अब इसमें समझिएगा, सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया टोल्यूइन के साथ। तो याद रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो जो बेंजाइलिक कार्बन होता है वो बेंजाइलिक कार्बन डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस केस में यहां पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा COOH, बेंजोइक एसिड। डायरेक्टली याद रखिएगा, जो भी बेंजाइलिक कार्बन होगा और इस रिएक्शन का एक कंडीशन है वो याद रखना, वो क्या? दैट शुड बी एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक कार्बन के पास कम से कम 1 हाइड्रोजन तो होना चाहिए। देखो इस वाले C के पास कितने अल्फा H है? 3 अल्फा H है, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। बेंजीन को अगर हम रेफरेंस लें तो बेंजीन से अटैच कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन, या फिर बेंजाइलिक कार्बन भी बोल सकते हैं। तो इसके पास जो H होगा इसको हम क्या बोलेंगे? या तो हम अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं या फिर बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो कम से कम 1 अल्फा H तो होना ही चाहिए। इसके पास 3 है, कार्बोक्सिलिक COOH में ऑक्सीडाइज होगा। इसके पास 2 अल्फा H है, इट मींस इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। तो ये भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा, कोई यहां पर डिफरेंस नहीं होगा। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, और आगे चले। अब यहां पर देखो बेंजीन से हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, तो इस कंपाउंड की नेमिंग होगी दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम भी होता है, याद रखना, क्यूमीन। इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन, याद रखना। और आईयूपीएसी नेम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, की रिएक्शन किससे करें? वही एसिडिक K2Cr2O7 से। टेम्परेचर जरा देखो, ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये दोनों बीटा। बीटा से हमें कोई मतलब नहीं है, अल्फा कार्बन होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये भी सेम रिएक्शन देगा और सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसमें भी यहां पर बनेगा COOH, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। समझ रहे हैं? अगर यहां पर H को हटाकर एक CH3 और लगा दें
उसका रिएक्शन इससे करें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब डी वाला केस देखो। डी में क्या है, यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं, कहां पर 1/4 पोजीशन पर। रिएक्शन कराएं तो क्या करेंगे, जितने भी CH3 ग्रुप होंगे सबके सबका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे, इसमें COOH और COOH में। याद रखना रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन है ये वाला, ठीक है। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन में और दे सकता हूं आपको, समझो। जैसे ये E टाइप का रिएक्शन है, हमें यहां पर ऐसे मॉलिक्यूल दे रखा है, समझना। इसकी रिएक्शन हमें वही एसिडिक K2CR2O7 से करना है, तो क्या करेंगे। अब देखो क्या होगा इस केस में। बेंजीन साइटिस्ट ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और इसके पास ये क्या है, बेसिकली CH2 है, हाइड्रोजन है। तो यहां पर भी तो CH2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बस ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, COOH, और ये भी बनेगा COOH। याद रखो, इस कंपाउंड का नेम होता है, इसको याद रखेंगे आप, थैलेइक एसिड होता है। और याद रखना, अगर थैलेइक एसिड को फर्दर हीट करा जाए, इसको भी अगर फर्दर हीट करें, तो इस केस में यहां पे कंपाउंड बनता है CO एंड O, ये कंपाउंड बनता है। और चूंकि ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एनहाइड्राइड है, तो इसका नेम इसी का डेराइव्ड होगा। ये था थैलेइक एसिड, तो ये हो जाएगा थैलेइक एनहाइड्राइड, याद रखना, ठीक है। तो ये हुआ थैलेइक एनहाइड्राइड। और चलो ठीक है, अब एक काम और करें, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे। कैसे बढ़ाएं देखो, ठीक है। ये रिएक्शंस तो आपको समझ में आ गई होंगी, मैं ठीक है ये एग्जांपल्स हटा देता हूं। इसमें समझना, यहां पर थैलेइक एसिड को हमने हीट करा, बनाया क्या, थैलेइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो चलो ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग यहां पर लिखते हैं इस तरीके से, COOH को हीट करा, बताइए क्या कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस टाइप का, इसको हमने बोला थैलेइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब क्या करें, इसकी रिएक्शन कराएं अमोनिया से, याद रखना, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो बनता है NH, इसको बोलते हैं थैलीमाइड, ठीक है। दिस कंपाउंड इज थैलीमाइड, इमाइड ग्रुप होता है, CONH को इमाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इस इमाइड ग्रुप की रिएक्शन अगर हम इसके बाद करें यहां पर KOH से करें, किससे करें, KOH से करें, तो यहां से OH माइनस जो होगा इसका एसिडिक H निकाल देगा, से बनता है क्या, C डबल बॉन्ड O N, और N माइनस से अटेस्ट फॉर्म K प्लस, ठीक है, ये बना। चलो ठीक है, अब और इसको आगे कंटिन्यू करें, देखो और क्या होगा। इस कंपाउंड का नेम होगा पोटेशियम थैलीमाइड। क्या नेम हो जाएगा इसका, पोटेशियम थैलीमाइड। इसका नेम क्या लिखा था हमने, थैलीमाइड, ये P है, दिस इज P कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। थैलीमाइड, बेस से रिएक्शन करा, बेस क्या करेगा, NH से जो H होगा उस H को यहां से एक्सट्रैक्ट करेगा, N पे चार्ज माइनस होगा और इस पे कौन आ जाएगा, K प्लस, तो ये हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करते हैं RX के साथ, RX का मतलब एल्काइल हैलाइड, तो क्या होगा, ये जो N माइनस होगा ये R पे अटैक करके यहां से X को रिलीज कर देगा, से बनेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहां से अटेस्ट कौन, N से अटेस्ट कौन, R, ठीक है। इसको बोलते हैं N अल्काइल थैलीमाइड। और याद रखना, फाइनली अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दें,
फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद फाइनली बनता है COOH। थैलिक एसिड वापस मिल जाता है और साथ में बनता है RNH2। ठीक है, ये होता है 1 डिग्री अमाइन, ये याद रखना। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ 1 डिग्री अमाइन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई थिंक नाम सुना होगा, इसका नेम होता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बेसिकली ये जो रिएक्शन है दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, चलो ठीक, ये हुआ। अब ये तो चलो पार्ट, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन का। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम मीडियम चेंज करें तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी डिफरेंट होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के मीडियम्स है। फर्स्ट है एसिडिक मीडियम, सेकंड न्यूट्रल मीडियम और थर्ड बेसिक मीडियम। डायरेक्टली इनके प्रोडक्ट आप याद रखिएगा, मैग्नीज वगैरह उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, अगर 10 HCl दे रखा है, HCl का मतलब मीडियम एसिडिक है, तो इस केस में प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर NH2, कंपाउंड बनेगा एनिलीन। तो एसिडिक मीडियम का प्रोडक्ट एनिलीन, याद रहेगा। चलो ठीक है। अच्छा, अगर जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड ले लें, ये कौन सा मीडियम? न्यूट्रल मीडियम। तो याद रखना इसमें प्रोडक्ट बनता है C6H5NHOH। इसका नेम होता है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल के बाद अमाइन, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, चलो इस अमाइन को यहां लिख लें। आई थिंक ये फ्रेम से बाहर जा रहा होगा, तो ये इसका नेम हमने लिख लिया एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, चलिए और आगे। इन बेसिक मीडियम, अब सोचिए अगर बेसिक मीडियम है मतलब जिंक प्लस NaOH लिया जाए तो इस केस में कंपाउंड बनता है C6H5NH एंड C6H5। ठीक है, इसका नेम होता है हाइड्रेजो बेंजीन। ठीक है, ये याद रखना। और एक चीज और है यहां पर, एक ये भी याद रखिएगा, 4th नंबर रिएक्शन, दिस इज सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ डाइनाइट्रोबेंजीन, ये याद होना चाहिए आपको। अगर 1 और 3 पोजीशन पर 2 नाइट्रो ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। इसकी रिएक्शन, अगर इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर इससे करें, एसिडिक मीडियम में करें, तो क्या होगा? यहां भी NH2 आ जाएगा, यहां भी NH2 आ जाएगा, दोनों ही एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर इसके प्रेजेंस में रिडक्शन करें तो याद रखिएगा दोनों नाइट्रो में से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाइट्रो रिड्यूस होता है। दोनों में से केवल एक ही नाइट्रो रिड्यूस होता है। कंपाउंड बनेगा NO2 और NH2 में प्रेफरेंस किसको देंगे नेमिंग में? NH2 को। तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और एक इसी का लास्ट रिएक्शन और हम ले सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन में। देखो, इसको हम 5th नंबर रिएक्शन दे सकते हैं, वो ये है। अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें तो याद रखिएगा C6H5N C6H5, ये कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं एजोबेंजीन। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन का ये जो रिडक्शन पार्ट है इसको बहुत अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये रिडक्शन का कंप्लीट पार्ट। और एक चीज और देखिएगा, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट बनता है, वो है जैसे ये हम कंपाउंड लें,
ठीक है। या फिर एक चलो एक रिएक्शन हम इसमें लेते हैं, ये वाली, दिस इज कॉल्बे कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन क्या होती है देखो, अगर फिनोल की रिएक्शन CO2 से करें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप में हम इसकी एसिडिफिकेशन करें तो कंपाउंड बनता है OH एंड COOH। नेम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका फेमस कॉमन नेम भी होता है सैलिसिलिक एसिड। आई थिंक आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन कैसे हुआ समझो। यहां पे फिनॉल, मीडियम कैसा, मीडियम यहां पर दे रखा है OH माइनस एसिडिक एक्सेड करेगा, वाटर रिलीज होगा तो ये बनेगा CCH5O माइनस, दिस इज फेनोक्साइड आयन। फेनोक्साइड आयन क्या शो करेगा, अब रेजोनेंस शो करेगा, तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, ऑर्थो पे। तो नेक्स्ट इसका हमने यहां पर नेक्स्ट RS बनाया, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे चार्ज माइनस। ठीक है, अब देखिए O माइनस और C माइनस में मोर स्टेबल कौन, O माइनस मोर स्टेबल है, इट मींस ये क्या है, लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल है तो ये मोर निक्लोफिलिक होगा, और चूंकि निक्लोफाइल है तो अब इसका अटैक कहां पर होगा, CO2 पर होगा। ठीक है, CO2 पर अटैक हुआ तो कैसे अटैक होगा, नेगेटिव चार्ज का अटैक C पर हुआ। ठीक है, हुआ, उसके बाद पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। ठीक है, मान लिया C बना क्या, C डबल बॉन्ड O, ये बना C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। ठीक है, ये बनेगा। अब ठीक से देखो, ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये स्पीशीज कैसी हुई, नॉन एरोमेटिक हुई। तो अब ये जो नॉन एरोमेटिक स्पीशीज है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, एरोमेटिक में कन्वर्ट होने की। ठीक है, तो कैसे एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा, देखो यहाँ पे इस C के पास क्या प्रेजेंट है, H, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये कन्वर्ट पाई में होगा, और पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा, O पे चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये एक तरह का टोटामेरिज्म प्रोसेस भी हो सकता है, टोटामेरिज्म भी हम कह सकते हैं। तो ये हुआ O माइनस, देन डबल डबल डबल, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस बना। अब लास्ट में क्या करें, लास्ट में कर दे, चूंकि मीडियम यहाँ पर NaOH लिया है तो यहाँ पर ये फिनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, फिनोक्साइड आयन में, और ये भी C माइनस में एग्जिस्ट करेगा, सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, बिकॉज मीडियम एसिडिक है। तो फाइनली क्या करें, एसिडिफिकेशन करते हैं, तो एसिडिफिकेशन करने से ये कन्वर्ट होगा OH में, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो कंपाउंड बना सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन। तो बेसिकली आपसे कभी कहा जाए कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, याद रखना ये होता है सैलिसिलिक एसिड, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार जेईई में और मेंस में आ चुका है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो फिर से आ सकता है। अब वो क्या क्वेश्चन है, चलो अब हम उसकी बात कर सकते हैं आगे। बेंजीन से अटैच्ड OH एंड COOH की रिएक्शन अगर CH3CO होल ट्वाइस O से करें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये कंपाउंड क्या हुआ, दिस इज एसिटिक एनहाइड्रेट। तो इसकी रिएक्शन होती है अल्कोहलिक मतलब मींस फिनोलिक ग्रुप पे, तो बनेगा O C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड CH3, और यहाँ पे कौन रहेगा, CH3 एज इट इज रहेगा। बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका नेम होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन नाम सुना होगा, पेन रिलीवर है। ठीक है, और एक नाम और होता है इसका, वो याद रखिएगा,
ये हम बोल सकते हैं 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका ये भी नेम होता है CH3COO को हम बोलते हैं एसीटॉक्सी। इसके रेस्पेक्ट में कहां पर है, 2 पोजीशन पर है। सॉरी, ये हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे कौन होगा, COOH, तो ये हो जाएगा 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम एस्प्रिन। क्या है ये, ड्रग है, पेन रिलीवर है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसके अलावा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। वो रिएक्शन है अगेन इस टाइप का, C∼OH की रिएक्शन अगर CH3OH से करें अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन सल्फेट H2SO4, तो यहां पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में क्या होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। तो बस एस्टरिफिकेशन यहां पे करवा दीजिए, तो ये बनेगा OH एंड C∼O CH3। इसका नेम होता है मिथाइल सैलिसिलेट, और इसका एक नाम होता है दैट इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसके अंदर फ्रूटी स्मेल होती है, और ये भी कह सकते हैं कि एसेंस होता है ये। तो इसका नाम याद रखिएगा, मिथाइल सैलिसिलेट या फिर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो ये जो रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की नेमिंग क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड। तो रिएक्शन इससे कराएंगे तो बनेगा एस्प्रिन, और इससे कराएंगे तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। तो ये कई सारी रिएक्शन हम लोगों ने एरोमेटिक की पढ़ी है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी रिएक्शंस एरोमेटिक की थी वो हम इसमें ले चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से आपकी अब ड्यूटी बनती है कि इस टॉपिक को आप लोग बहुत बहुत अच्छे से पढ़ें। ओके, तो लास्ट में विश ऑल दी बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पेपर आपके अच्छे जाएंगे। ओके, थैंक यू।